भैया ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विराट गुरुकुल पर। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली कक्षा के अंदर कि हम आपके लिए एक प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला लेके आने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षा में बच्चों आपको ब्रह्मांड, मंदाकिनी और सोलर सिस्टम यानी कि जो जितना भी हमारा सौरमंडल है वो मैंने पढ़ाया था आपको। तो बच्चों, आज हम इसी श्रृंखला के अंदर 100 प्रश्न करने जा रहे हैं और 3 कक्षाओं में डिवाइड किया है हमने इसको। और यकीन मानिएगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये कक्षा। तो बिना देरी किए और समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। और भूगोल के प्रश्न आपके सामने। बच्चों, पहला प्रश्न है आपके सामने, अपने कक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो पृथ्वी है, जैसे आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है बेटा। जैसे देखते हैं तो ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये सूर्य हो गया। अब आप ये ध्यान रखें कि जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये इस तरह की जो गति इसकी होती है, इसको हम कहते हैं परिक्रमण। इसको हम कहते हैं परिक्रमण काल। और बच्चों, पृथ्वी अपने चारों तरफ जो गति करती है उसको हम कहते हैं घूर्णन काल। घूर्णन काल अपने चारों तरफ है और इसका टाइम बच्चों होता है 23 घंटे और 56 मिनट 4 सेकंड का। क्योंकि ये जो टाइम बचता है आगे 4 मिनट और कुछ सेकंड का, तो ये टाइम हमारा आगे जाके काउंट होता है अगले दिन के हिसाब से, और ये पूरे मिलके बन जाता है एक साल में एक दिन, जो कि बाद में जिसको हम लीप ईयर कहते हैं बच्चों। लीप ईयर, इसको हम हिंदी में कहते हैं लोंद वर्ष। लोंद वर्ष में ये जो दिन है बढ़ जाता है और कई बार जो हमारी जो फरवरी का महीना होता है बच्चों, वो फरवरी का मंथ हमारा 28 की जगह किस तारीख का हो जाता है? 29 तारीख का हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो बच्चों, ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की जो रात होती है बच्चों, वो होती है हमारी भूमध्य रेखा पर। अब अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखाएं हैं बच्चों, इस तरह से खींची गई है। इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री को हमने भूमध्य रेखा कहा है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद जो दक्षिणी गोलार्ध है ये 23.5 डिग्री पर है बच्चों साउथ में, और इसको हमने कहा है मकर रेखा। एक और बात समझने की है कि जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है बच्चों नॉर्थ में, इसको हमने कहा है कर्क रेखा। अब आप ये समझिए कि हर 3-3 महीने के अंतराल पर सूर्य जो है वो रेखाओं को क्रॉस करता है और इनको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति वो स्थिति है जब सूर्य कर्क रेखा को काट के आगे बढ़ता है, और ये दिन होता है 21 जून का। ध्यान रखना बच्चों, जून से हम 3 महीने आगे बढ़ेंगे, जून, जुलाई और अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त, और अब हम जाएंगे सितंबर में। तो एक तारीख है 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूरज कहाँ चमकता है बच्चों? 0 डिग्री पर, यानी भूमध्य रेखा पर। फिर अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को चमकता है आपका ये मकर रेखा पर। अब तीनों टाइम अलग है। फिर दिसंबर से अगर हम आगे बढ़े 3 महीने, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहां पर 21 मार्च एक तारीख और आती है बच्चों, तब फिर दोबारा से सूर्य भूमध्य रेखा पे आता है। और मार्च के बाद 3 महीने और जोड़े, मार्च, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो जून पे फिर से कर्क पे आ जाता है। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून में,
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर में, और पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। यानी ये स्थिति है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है बच्चों। किस तारीख में? 23 और 21 मार्च में। और ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कब समान है, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। इसने डेट्स तो नहीं पूछी, लेकिन पूछा है कहां पर, कर्क पे, मकर पे या फिर भूमध्य रेखा पे। तो आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा बोलता है इक्वेनॉक्स। इक्वेनॉक्स का मतलब बच्चों वही भूमध्य रेखा ही है, भूमध्य रेखा ही एक तरह से है। ये कहता है कि इसका तात्पर्य क्या है, इक्वेनॉक्स की स्थिति क्या होती है। तो वो पूछ रहा है कि दिन रात समान अवधि के होते हैं क्या, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं क्या, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है क्या, या वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है क्या। तो इसका आंसर बच्चों हमारा है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो आप ये समझ लेना, ये जो हमने बताया था आपको कि भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर 2 तारीखें हमने बताई हैं, एक 23 सितंबर और एक है 21 मार्च। तो इन दोनों तारीख को हम इक्वेनॉक्स कहते हैं, यानी ये स्थिति दिन और रात समान अवधि के होने को दर्शाती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। इसको भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये और ये हमारा इतना हिस्सा जो है, जो ये यहां तक का हिस्सा है हमारा, ये कहलाता है बच्चों उत्तरी गोलार्ध। अगर हम इसको समझे मैप की तरफ से, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो हमारा ये जो हिस्सा है इधर का ही नीचे का, बाकी बचा हुआ जो है ये वाला, ये हमारा कहता है दक्षिणी गोलार्ध बच्चों। तो ये पूछा गया प्रश्न ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो सबसे लंबा दिन बच्चों होगा जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है, और ये तारीख मैंने अभी बताई है आपको 22 दिसंबर की होती है। आंसर क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 22 दिसंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं। भूकक्ष भूतल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है। अब यहां यह बात समझने की है कि कक्ष और अक्ष होते क्या है। जैसे कि हम सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक डिग्री में झुकी हुई है बच्चों। ये डिग्री क्या है हमारी, हम यहां से इसको काउंट कर सकते हैं इस तरह से। ये डिग्री है हमारी 23.5 डिग्री, और इसको हम कहते हैं अक्ष। और चूंकि 90 डिग्री होता है पूरा, 90 में से 23 चले जाएंगे तो बाकी बचेगा हमारा 66.5 डिग्री। अब 90 डिग्री में से अक्ष हमारा ये है और कक्ष हमारा बच्चों ये है। अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तो आप बताओगे 23.5 डिग्री। अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी है, तो आप आंसर बताओगे 66.5 डिग्री। लेकिन अगर प्रश्न आए जिस तरह का ये है कि भू कक्ष और भू अक्ष का झुकाव क्या है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे बच्चों, 23.5 और 66.5 होता है 90 डिग्री, और यही आपका आंसर है राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो आप सबको पता है, आसान सा प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, यानी कि मून। चंद्रमा के बारे में हम बात कर लें, हाल फिलहाल कुछ प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि चंद्रमा पर इंसान ने पहली बार कदम कब रखा, तो चंद्रमा पर इंसान पहुंचा है 20 जुलाई 1969 को, और पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर उतरा था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना बच्चों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर हम ये कहें कि अभी हाल फिलहाल भारत सरकार ने 3 चंद्रयान मिशन करे हैं, तो अगर हम इसको कहें चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान फर्स्ट जो है सरकार ने छोड़ा था एक तरह से हमारे
इसरो ने छोड़ा था 2008 में, और इससे हमें मिला है पानी, इससे पानी की खोज हुई थी जैसे पता है। फिर हमारे पास चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान सेकंड 2019 की घटना है बच्चों, लेकिन ये फेल कर गया था, यानी ये असफल हो गया था, ये मिशन हमारा असफल रहा है। तीसरा मिशन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम चंद्रयान थर्ड के नाम से जानते हैं, और ये घटना हुई है 14 जुलाई में, हमने इसको 2023 में छोड़ा था, और ये पहुंचा है 23 अगस्त को बच्चों 2023 में। और आपको पता है कि इस सफलता को हम किस रूप में मना रहे हैं आज? हम मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बच्चों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे कह सकते हैं। किस तारीख में है? 23 अगस्त को, क्योंकि हमने एक तरह से उपलक्ष्य मनाया है कि हमने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना एक मिशन सफल कर दिया था। इस मिशन में यह भी बात जानने की है बच्चों कि यहां पर जो रोवर था, उस रोवर का नाम था प्रज्ञान, ध्यान रखना है, प्रश्न आता है। और जो लैंडर था जिसने उसको पहुंचाया है चांद पर, लैंडर का नाम था विक्रम बच्चों, ध्यान रखें आप ये बात, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में हमने शुभ्रांशु शुक्ला, ये नाम आपने सुना होगा, शुभ्रांशु शुक्ला, ये व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाला पहला भारतीय बन गया है। और अभी हमने स्पेस ड्रैगन से, ये जो हमारा एक रॉकेट है ड्रैगन एक्स, उससे भेजा गया था, और भारत सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि चुकाई है इस व्यक्ति को पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रश्न अगर यह है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो फिर राकेश शर्मा का नाम आएगा बच्चों, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाने वाला पहला व्यक्ति बन जाएगा शुभ्रांशु शुक्ला। बाकी कुछ क्वेश्चन परंपरागत होते हैं चंद्रमा के ऊपर, जैसे कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए वहां पर धर्मिणी का संचरण नहीं हो सकता। चंद्रमा पर जो जी का मान है वो 1/6 होता है, इसलिए कोई व्यक्ति अगर धरती के ऊपर 60 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पे जाके वो कितने का हो जाएगा बच्चों? 10 किलोग्राम का, ठीक है। अगर यहाँ 2 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पे वो 12 मीटर 5 मीटर गुना 12 मीटर उछलेगा, यानी कि 2 गुना 12, 2 गुना 6 गुना हम करते हैं तो 12 मीटर उछल जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अगला प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरा लिख दिया है यहां पर, ये उत्तरी है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा 21 जून को कितने घंटे तक? सवाल यह है 21 जून को। तो आप ये समझ लेना कि उत्तरी ध्रुव पर केवल और केवल 12 घंटे का टाइम ये लेगा, टाइम टेकन होता है इसका 12 आवर्स, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन है? तो हमने जो पढ़ाया था आपको उसमें क्या है कि जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह घूम रहे हैं, आपको पता ही है। तो पहला ग्रह पृथ्वी की जो सबसे नजदीक है उसका नाम है बच्चों बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र, तीसरा ग्रह आ जाता है पृथ्वी, और चौथा ग्रह यहां पर है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, और बाद में है वरुण। यानी 8 प्लेनेट है हमारे। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह की स्थिति क्या है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो है शुक्र, सबसे पास है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में हमारा कौन सा ग्रह आता है? देखो बच्चों, तीसरे क्रम में हम एक बार के लिए पिछली स्लाइड पे जाएंगे। तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह आएगा? बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो तीसरे क्रम में इसका आंसर यहीं से आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वी, समझ गए? यानी कि हमारा अर्थ प्लेनेट।
अगला प्रश्न है हमारा 10th 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर, यह बात आप ध्यान रखना। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया था, ये प्रश्न भी, ये है पृथ्वी का अक्ष जो 23.5 डिग्री है बच्चों, और ये हमारा है कक्ष जो कि 66.5 डिग्री है बच्चों। तो इसने कहा था कि अक्ष से कितना तल बनाती है अपनी कक्षा में, तो इसका आंसर आएगा राइट 66.5 डिग्री, ये वो आंसर है। और पिछले प्रश्न में आपने देखा होगा कि दोनों पूछे थे कक्ष प्लस अक्ष, तो दोनों आ जाएंगे। फिर से रिपीट कर दूं, अगर प्रश्न आए कि अक्ष कितने डिग्री पर है तो 23.5, प्रश्न आए अगर कक्ष कितने पे है तो ये, और अगर प्रश्न आए कि कुल कितना है तो 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों। आगे चले, अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो बच्चों मैंने आपको अभी अभी एक पहली स्लाइड में ही बताया था कि ये हमारी स्थिति है इक्विनॉक्स की, जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और वो तिथि होती है 21 मार्च और 23 सितंबर की। दिन बराबर होंगे, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। अगर कर्क रेखा की बात आएगी तो ये घटना बन जाएगी 21 जून की, और अगर मकर रेखा की बात आएगी तो ये बात बन जाएगी 22 दिसंबर की बच्चों, ये ध्यान रखें आप। ठीक, तो राइट आंसर आपका हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है बच्चों? तो हमारा जो सौरमंडल है, उस सौरमंडल के अंदर बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं, लगभग 8 ग्रह की खोज हो चुकी है अभी, और हमारे ग्रह का, हमारे सौरमंडल का एक प्रधान तारा है जिसका नाम है सूर्य। सूर्य की बात यह आती है कि सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है हमारी सौरमंडल का, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। तो आंसर इसका हो जाएगा अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है बच्चों? देखो इसके पीछे बहुत खास स्टोरी है, मैं आपको बताऊं। असल में यूरोप में क्या था, यह विश्वास था कि जो धरती है वो ईश्वर की रचना है, और पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर पॉइंट है, उन्होंने माना था कि वो पृथ्वी है। लेकिन एक व्यक्ति है पहला जिसने ये सिद्ध करा कि नहीं भाई, पृथ्वी सेंटर में नहीं है बल्कि सूर्य सेंटर में है। हालांकि ये भी कल्पना बहुत सही नहीं थी, लेकिन ये जो कल्पना थी इसने एक तरह से ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। फिर लोगों ने इस व्यक्ति को बहुत ही प्रताड़ित करा और आखिरी में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस व्यक्ति का नाम है कोपरनिकस। सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साहस किया विज्ञान की बात कहने का, और इसकी इनको सजा भी मिली ही, और उस सजा को कह सकते हैं मृत्युदंड। वैसे कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे बच्चों, ध्यान रखना। पोलैंड एक देश है, पोलैंड यूरोप के अंदर, वहां के ये निवासी थे। तो राइट आंसर कोपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। वही प्रश्न है, सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है। जब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो, और ये डेट मैंने बताई है 21 मार्च और 23 सितंबर, तो ये सूर्य सीधा पड़ता है कहां पर? भूमध्य रेखा पर बच्चों, यानी कि इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, और ये स्थिति कहलाएगी इक्विनॉक्स की। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा बच्चों? अब आप देखो, ये है पृथ्वी हमारी, और ये हमारा एक तरह से अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का या आसमान का कोई रंग नहीं है, लेकिन वो हमें नीला क्यों दिखता है? क्योंकि जो प्रकाश होता है उसमें नीले रंग के साथ लगभग 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। तो इसमें से जो नीला रंग होता है, इसका प्रकीर्णन हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। तो इस प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग से ये नीला प्रकाश फैल जाता है और हमें आसमान दिखता है नीला। हालांकि आसमान जैसी कोई चीज नहीं है,
ये कहा गया है कि अगर वायुमंडल ना हो, क्योंकि ये घटना जो प्रकीर्णन की है वायुमंडल की वजह से ही होती है, ये ना हो तो आसमान हमें दिखेगा काला। या बच्चों कई बार रेलवे जैसे एग्जाम में या पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल में प्रश्न काले की जगह जो उत्तर है वो डार्क आया है। डार्क माने हिंदी में इसको हम कहेंगे गहरा, सॉरी गहरा। वास्तव में काला कोई रंग नहीं होता, आप ये बात समझ लेना। तो इसका आंसर वास्तव में डार्क है या फिर गहरा आएगा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की परिधि कितनी है? अब यहां 2-3 प्रश्न समझने के हैं बच्चों, ध्यान से देखना जरा मेरी बात को। ये हमारी पृथ्वी है और अगर हम कहें कि पृथ्वी अपने ध्रुवों से थोड़ा सा पिचकी हुई है, अंदर की तरफ थोड़ी दबी हुई है, इसको हम नॉर्थ पोल कह सकते हैं और इसको हम साउथ पोल कह सकते हैं। तो बच्चों जो परिधि है जिसको हम चारों तरफ की बात करते हैं, जो हम इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में हम, इसकी जो लंबाई है या इसकी दूरी है वो है 40,075 किलोमीटर। कई प्रश्नों में आपको मिलेगा 40,010, 40,005, तो सब दूरियां लगभग ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें सबसे नज़दीकी यही लगता है और यही ठीक है। तो 40,075 इसका आंसर है किलोमीटर में। अब मैं 2-3 दूरियां और बता दूं आपको। एक दूरी है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं विषुवत्तीय दूरी या विषुवत्तीय लंबाई। ये है हमारी 12,714 किलोमीटर की। बच्चों ध्यान रखना आप, 12,714 किलोमीटर की। और अगर हम इसका 0 डिग्री का ये व्यास माने तो ये होता है 12,756 किलोमीटर का। कई बार प्रश्न आता है कि विषुवत्तीय व्यास में और ध्रुवीय व्यास में से अगर एक दूसरे को घटा दे तो कितना अंतर आएगा? तो ये अंतर दोनों में से आएगा लगभग 42 किलोमीटर का। बच्चों ध्यान रखना आप, किसकी बात हम कर रहे हैं? इसको हमने कहा है ये है हमारा ध्रुवीय व्यास, और बच्चों ये है हमारा, ये हमारा है भूमध्य रेखीय व्यास। ध्यान रखें आप, चूंकि पृथ्वी थोड़ी दबी हुई है तो इसलिए ये कम होता है इससे और ये ज्यादा हो जाता है। और परिधि मैंने बता दिया आपको 40,075, तो आपका राइट आंसर 40,075 है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम, आगे देखते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? बच्चों तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मैंने आपको पढ़ाया ही है, उसके तारीख है 21 जून। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आएगा तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। और अगर प्रश्न आएगा कि दिन रात बराबर कब होते हैं तो आंसर आएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका आंसर हो गया हमारा 21 जून। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन होता है? तो अब बात आ रही है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ध्यान रखो बच्चों, यहां यह बात समझने की, ये बहुत खास बात है। 0 डिग्री पर दिन रात बराबर होंगे, मैंने बताया आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को। दूसरी बात हमने कहा कि एक कर्क रेखा है और कर्क रेखा पर जब सूरज चमकता है तो यह होती है स्थिति 21 जून की। तो दो बात आप समझो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध में ही, या फिर पूरी पृथ्वी पे भी कहो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। अगर कहें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो यह होगा 22 दिसंबर को। अगर प्रश्न पूछें कि पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन तो यह होगा 22 दिसंबर को। लेकिन अब यह बात अपोजिट आती है, यहां पर पूछा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अब आप देखो कि दक्षिणी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में उसी को हम सबसे छोटा दिन के रूप में मानते हैं। जैसे कि आंसर आएगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में फिर से सुन लो, सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटा दिन कहाँ होगा? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में ये 21 जून को। लेकिन अगर हम कहें कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा तो इसका आंसर आएगा 21 जून को। ध्यान रहेगी बात आपको। तो आंसर हो गया 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है?
तो आपको पता है, अगर हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें तो पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी है, इस तरह से कुछ इस तरह से। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये हमारा बीच में हो गए सूर्य देवता। अब पृथ्वी चल रही है, अगर आप देखो ये साउथ पोल है, पहले ये सामने है, फिर उसके बाद ये रेखा सामने आ गई है, 3 रेखा हमारी। और अगर आप देखो कि ये 3 महीने और प्लस ये 3 महीने ध्रुव में सूर्य पलट जाता है। पहले सूर्य के सामने साउथ था, अब सूर्य के सामने नॉर्थ आ गया है। इसी तरह से अगले 3-3 महीने में चलेगी स्थिति। तो आप ये समझ लेना कि 6 महीने तक एक ध्रुव अंधेरे में रहता है, वहां पर अंधकार रहता है और दूसरे ध्रुव पर रोशनी होती है। तो ये लंबाई या ये अवधि जो है हमारी 6 माह की है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, ये ध्यान से सुनना। देखो, पृथ्वी जो है पूरे सौर मंडल में सबसे सघन ग्रह मानी जाती है। सघन का मतलब इसका घनत्व, सघन का मीनिंग क्या हो गई कि इसका घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। और कितना है घनत्व पृथ्वी का? 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या प्रति घन मीटर स्क्वायर, घन मीटर सॉरी, है ना, प्रति घन मीटर। ठीक, तो ये इसका घनत्व है और पृथ्वी सबसे सघन ग्रह मानी जाती है, तो इसका आंसर हो गया पृथ्वी। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और आपको हम इससे अच्छे अच्छे प्रश्न ला के देंगे। और यकीन मानिएगा कि जब ज्योग्राफी खत्म हो गई तो निश्चित रूप से आपको लाभ होएगा इससे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने सुझाव हमें दें। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरी वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। थैंक यू। ओके भैया, कट कर दो।